Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now this is the second part of this chapter, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इससे पहले हमने काफ़ी हद तक क्या कहते हैं चैप्टर के इंट्रो पार्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था, और नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक का दोस्तों 8 चैप्टर था, और इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड हो चुका था। तो अगर हम अपने इंडिया के अंदर देखें तो हमारी इंडिया के अंदर जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो आयरन ओर एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, जो पूरी तरीके से हर इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में से एक है, यानी कि आप इसे बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मुख्य उद्योग है, मतलब मेजर इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया के अंदर है ही। और उसके साथ साथ कॉटन इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल टाइम से ही ये हमारे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है ना, क्योंकि कॉटन के बारे में हमें काफ़ी पहले से ही पहचान थी। और आपको पता है कि भारत के अंदर अंग्रेज़ लोग भी कॉटन के यूज़ के लिए या उसको कब्जाने के लिए ही आए थे। उसके साथ साथ शुगर इंडस्ट्रीज़ बाद में जब इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने शुगर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया था। अंग्रेज़ों के टाइम पे शुगर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फली फूली थी। उसके साथ साथ आप एट प्रेजेंट टाइम पे हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती है, जिसे मैं बोल सकता हूँ वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में से एक आती है। और सबसे लास्ट जो आप आईटी इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को देते हैं। और आज की डेट में आईटी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो इन सभी इंडस्ट्री से सबसे ऊपर जा चुकी है। तो एक एक करके सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में इस पूरी बुक के अंदर बताया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो पूरी बुक के अंदर आपको इन सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी डीपली जानने को मिलेगा, और जानने को मिलेगा पूरी तरीके से उसका पार्ट इंडिया के अंदर कैसा है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक के अंदर कितना शेयर करते हैं। इस वीडियो के अंदर, वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी इंडस्ट्रीज़ की ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ में से एक आती है। बेसिक इंडस्ट्रीज़, अगर आप अभी कंप्यूटर या लैपटॉप से फ़ोन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो किसी न किसी मेटल का ही बना है, तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ आप जहाँ पे रह रहे हैं आप उसके आसपास देखेंगे तो आपको आयरन या स्टील कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि देश की इकोनॉमी के ग्रोथ करने के लिए और साथ साथ भारत को एक अच्छी लेवल पे ले जाने के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो एक एक करके सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और आप बार बार कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए मैं आपको एक बारी में ही एक शॉर्टकट की बताऊंगा जो आपको हर बार याद रखनी पड़ेगी, और मुझे हिंदी और इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई जो हमारा आयरन ओर है वो कच्चे माल के रूप में हमें इस्तेमाल होता है। अब ये आयरन ओर्क क्या है मैं आपको ये बता दूं। आयरन ओर्क एक तरीके का एक मिनरल्स मैं बोल सकता हूं, जिसके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं, ठीक है। लोहा हमें धरती से डायरेक्टली नहीं मिलता है, लोहे के हमें अंश मिलते हैं, और ये अंश हमें आयरन ओर्क के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे आयरन ओर्क बोला जाता है। अब इसके अंदर से लोहा निकाला जाता है, और साथ साथ हमें आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो कौन कौन सा होता है आप देख सकते हैं। आयरन ओर्क है, कोकिंग कोल है, लाइमस्टोन है, डोलोमेंट है, मैग्नीशियम है, एंड फायर क्ले है। इसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में आप लोह अयस्क बोलते हैं, कोक कारी बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, डोलामाइट बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, और साथ साथ में आपको एक आग की एक भट्टी चाहिए जिसमें आप इन सभी चीज़ों को मिक्सचर में यूज़ करके आप लोहा निकाल पाएँ, ठीक है। पानी की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल के रूप में तो नहीं, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यानी कि हमें अच्छे लेवल का आयरन ओर्क बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आयरन ओर्क चाहिए हमें कहीं ना कहीं चारकोल भी चाहिए था शुरुआती समय में, लेकिन अब यूज़ नहीं होता। हमें कोल भी चाहिए, उसके बाद जाके हमें लोहा मिल पाता है। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में से आती है, ठीक है। सो हैव अ लुक सम इंडस्ट्रीज़
टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। अब देखो हमारे भारत के अंदर तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कहीं ना कहीं हमने यूके के साथ कोलैबोरेट करी है, जर्मनी, रशिया और ऐसी बहुत सी, इंग्लैंड के साथ हमने कोलैबोरेट करके अपने इंडस्ट्रीज़ बना रखी है भारत के अंदर। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो डिफरेंट टाइप है, जिसे आप एकीकृत इस्पात संयंत्र बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, मिनी स्टील प्लांट्स है, रोलिंग माइल्स है, और उसके साथ साथ एंचुरी इंडस्ट्रीज़ है, सहायक इंडस्ट्रीज़ आप इन्हें बोलते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को आप इन 4 पार्ट में ही देखेंगे। किताबों के अंदर तो सारा नहीं बताया हुआ है, लेकिन जितना बताया है उतना मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और साथ साथ हम काफ़ी हद तक इसको समझ भी पाए। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और साथ साथ हमें समझ भी पाए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए 4 टाइप की हमें ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के अंदर हम टिस्को के बारे में पढ़ेंगे। टिस्को को शॉर्ट फॉर्म में आप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं, और ये कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है, जो मुंबई पहुंचती है। ठीक है, अब कुछ रॉ मटेरियल आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल कुछ कोलकाता में मिलता है, फिर वो रॉ मटेरियल पूरी तरीके से मुंबई पहुंचता है, और इस बीच हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैग्नीशियम है, लाइमस्टोन है, आयरन ओर्क है, कोल है, और साथ साथ रेलवे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो हम सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, है ना। तो कोलकाता उसमें से इम्पॉर्टेंट है, जो 250 किलोमीटर मुंबई से दूर है, और सामान को लाते ले जाते हैं उससे हम। वाटर, अब क्योंकि आयरन को पूरी तरीके से नॉर्मल बनाने के लिए हमें पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए हम पानी को ना उसी के आसपास के इलाकों से कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करते हैं, जैसे आप सुवर्ण रेखा एंड कार कोई नदी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं ढंग से ना पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप रिवर को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये रिवर दिखाई दे रही है ना, और आपको साथ में ये रिवर दिखाई दे रही है। तो 2 रिवर आपको दिखाई देगी जहाँ से हमें पूरी तरीके से पानी मिल पाता है, और साथ में हमें आयरन ओर्क चाहिए। आयरन ओर्क मैंने अभी बताया, जिसके अंदर लोहे की थोड़ी बहुत मात्रा होती है। तो लोहे की जो थोड़ी बहुत मात्रा होती है वो आयरन ओर्क हमें इन्हीं के बीच में मिल जाता है, 250 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में, जो हमें कहाँ पे मिलता है, जो हमें नॉर्मंडी और बदम पहाड़ के आसपास मिलता है। तो आपको मैप के अंदर ये दिखाई देगा, ठीक कर सकते हैं। कोल इनको जोधा माइंस से, और जो उड़ीसा के पास है वहाँ से मिलता है, और कुकिंग कोल इन्हें झरिया से मिलता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ से मिल जाता है। और इन सभी चीज़ों की मदद से ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो टिस्को है वो लोहा बना पाता है। दूसरा है जैसे आप इसको बोलते हैं, ये इसको है, जो इसको यानी कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये आपको फैक्ट्री क्या कहते हैं, आपको कहाँ पे मिलेगी, हीरापुर में पहली मिलेगी, और दूसरी जो है वो आपको कुल्ती में मिलेगी। ठीक है, और एक और है जिसे आप बहारनपुर बोलते हैं, और यहाँ पे मिल जाती है हमें ये इंडस्ट्रीज़, और ये इंडस्ट्रीज़ को बनने में काफ़ी समय भी लगा था। अब इसको जो कोल मिलता है वो इसको रानीगंज और झरिया और रामगढ़ से मिल जाता है। इसको आयरन ओर्क जो है इसको सिंहभूम से मिल जाता है। वाटर इसे बाकर से मिलता है, बाकर दामोदर की एक सहायक नदी है, वहाँ से मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे कोलकाता से लेके हंसोल के बीच तक का इसका ट्रांसपोर्टेशन है, और ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विश्वेश्वरिया स्टील प्लांट, जिसको आयरन ओर्क जो है इसको केमन गोंडी से मिलता है इसे। ठीक है, और माफ़ी चाहूँगा, आप मैप में देख सकते हैं, आपको लाइमस्टोन और क्या कहते हैं मैग्नीशियम जो है वो भी इसी के आसपास की पहाड़ियों के बीच में, जो बाबा बुंदेल हिल पहाड़ियाँ है वहाँ के आसपास के बीच में आयरन ओर्क और साथ साथ लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम भी इन्हें मिल जाता है। शुरुआती समय में 1951 में जो इनको चारकोल चाहिए था, यानी कि जो लोहा बनाने के लिए हमें आग चाहिए होती है, चारकोल से काफ़ी अच्छी बनती थी, वो हमें ये लोग उस समय फॉरेस्ट से इस्तेमाल करते थे 1951 के टाइम पीरियड में, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, इसीलिए। और बाद में इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने हाइड्रोलिकल पावर बनाया, जो इन्हें जॉग फॉल से एक क्या कहते हैं अच्छा खासा पानी मिल जाता है, तो इन्होंने वहाँ से फिर इंजन बना लिया।
इंजन बनाने के बाद वहाँ से इन लोगों ने लाइट जो है वो बना ली, इससे इन लोगों ने काफ़ी हद तक पानी को लाइट को इस्तेमाल कर पाए। वाटर जो है इन्हें भागरावती से मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिवर है भागरा रिवर, यहाँ से मिल जाता है, जिसे बृहद्रवती रिवर भी बोला जाता है। और ये स्पेशल स्टील जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हमारा जो राउरकेला स्टील प्लांट जिसे आप बोलते हैं, ये उस समय पे क्या कहते हैं जर्मनी के साथ में मिलके बनाई गई थी 1951 के टाइम में, यानी कि इससे पहले भी इंडस्ट्रीज़ रही होगी ये, लेकिन जर्मनी के साथ मिलके हमने उड़ीसा के अंदर, जो उड़ीसा के ज़िले में सुंदरगढ़ ज़िले के अंदर, वो हमने 1959 में इसको बनाया था। ये लोकेटेड है रॉ मटेरियल के पास, क्योंकि रॉ मटेरियल इसको वहीं से मिल जाता है, इसीलिए इसको कोल झरिया से मिलता है, आयरन और किसको सुंदरगढ़ से मिल जाता है, इसको पावर हीराकुंड से मिलता है, और वाटर जो है इसको कोल रिवर से मिल जाता है। ठीक है ना, इसकी वजह से ये बहुत फेमस है राउरकेला स्टील प्लांट, और काफ़ी हद तक ये भी लोहा जो है प्रोड्यूस कर पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा भिलाई स्टील प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा फिल करने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना, अब ये जो बनाया गया है छत्तीसगढ़ के दुर्गा ज़िले के अंदर है ये, और ये रशिया के सहयोग से बनाया गया था। रशिया के सहयोग से ये भी क्या कहते हैं 1959 में बनाया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ आयरन और जो है इसे धाली राजहारा से मिल जाता है। आप धाली राजहारा देख सकते हैं, यहाँ पर हील्स है, यहाँ से आयरन और जो है मिल जाते हैं। कोक जो है कोराना से मिल जाता है, इसे मतलब कोयला। वाटर जो है टुंडला डैम से मिल जाता है, इसे टुंडला टैंक यहाँ से दिख रहा है आपको। अब पावर जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसे कोबरा से मिल जाता है, और उसके साथ पोर्ट, यहाँ पे विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसकी वजह से फिर ये बहुत फेमस है, और इसकी वजह से वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। दुर्गापुर के अंदर एक और स्टील प्लांट है जिसे आप दुर्गापुर स्टील प्लांट बोलते हैं। ये यूके के साथ कोलैबोरेट करके बनाई गई थी, और इसको कोल जो है रानीगंज से मिल जाता है, इसको आयरन जो है रोमांडी से मिल जाता है, और पावर दामोदर वैली जो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वहाँ से ये लोग पावर लेते हैं। इसको हिंदी में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन बोलते हैं, डीवीसी शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में दामोदर वैली कॉरपोरेशन बोला जाता है, इसलिए से डीवीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलता है। यहाँ से इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है लास्ट बोकारो स्टील प्लांट, जिसे आप बोकारो इस्पात संयंत्र बोलते हैं। ये भी रशिया की मदद से बनाया गया था, लेकिन ये 1964 में बनाया गया था दोस्तों, और इसको भी आयरन ओर को जो है राउरकेला से मिल जाता है, और जो वाटर एंड पावर सप्लाई है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से मिलता है, यानी कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से मिलता है। और ये भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बहुत अच्छी मात्रा में जो लोहा है वो प्रोड्यूस कर पाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया झारखंड बोकारो के अंदर ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी तरीके से आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन किताबों के अंदर तो यही बताया हुआ है, और आपको पेपर के अंदर इनमें से कोई एक स्टील प्लांट पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि ये कहाँ पे है, इसके बारे में इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, इसे आयरन ओर या पावर कहाँ से मिलता है, अगर ये स्टील प्लांट बनाया गया तो ये किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था, किसके साथ मिलके बनाया गया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पूरी तरीके से जो अगला पार्ट होगा, जो वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, कॉटन का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, और कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री के अंदर कैसे चल रही है, लेबर कैसे काम करती है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसमें शेयर करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट वीडियो के थर्ड पार्ट में। आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।